सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन को नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिले के लिए इम्तिहान में शिरकत की इजाजत दे दी है। 8 सितंबर को इसका इम्तिहान होगा। वाज़ेह हो कि पीएम मोदी ने लाल किले से यह ऐलान किया था कि आर्मी स्कूलों में लड़कियों का भी एडमिशन होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आर्मी की सरजनिश की है। खवातीन को इम्तिहान देने की इजाजत न देने पर सरजनिश की गई है। इससे पहले नेशनल डिफेंस एकेडमी में इम्तिहान देने की खवातीन को इजाजत नहीं थी। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस लीडर शशि थरूर को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने शशि थरूर को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया है। कोर्ट ने शशि थरूर पर इल्जाम तय करने से इनकार कर दिया है। 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक होटल के कमरे में सुनंदा पुष्कर की लाश मिली थी। इसी मामले की जांच के दौरान शशि थरूर पर भी सवाल उठे थे। अदालत ने शशि थरूर के खिलाफ सबूत पुख्ता नहीं माने। सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने शशि थरूर पर लगे हुए सभी आरोपों से उनको बरी कर दिया है। कोर्ट ने साफ तौर से दिल्ली पुलिस की उस दलील को नहीं माना जिसमें दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर पर 498 और 306 की धारा लगाई थी, जिसमें कहीं ना कहीं आत्महत्या से उकसाने का मामला था। बहरहाल कोर्ट के सामने तमाम जो दलीलें दिल्ली पुलिस की दी गई, उन दलीलों से कोर्ट को ऐसा नहीं लगा कि इस पूरे मामले में शशि थरूर की कोई भूमिका है, यानी कि सुनंदा पुष्कर की मौत का जो सच है वो अभी तक सामने नहीं आया। और सवाल वही का वही कि आखिर सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध हालत में मौत हुई तो इसके पीछे कौन शामिल था। बहरहाल कोर्ट में तमाम दलीलें चली। 17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर एक होटल में मरी हुई मिली थी। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें उनके पति शशि थरूर को बतौर आरोपी रिप्रेजेंट किया, लेकिन तमाम दलीलें चली और दलीलों के बाद दिल्ली पुलिस के पास ऐसा कोई एविडेंस स्ट्रांग नहीं मिला जिससे वो कोर्ट में प्रूव कर सकें कि शशि थरूर ही इस पूरे मामले में आरोपी हैं। बहरहाल कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शशि थरूर को एक बड़ी राहत, वहीं दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि राउस एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को वो जल्द ही दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस तनाज़े की तहक़ीक़ात के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज मदन लोकर की सरबराही में तहक़ीक़ाती कमीशन की तश्कील को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर मग़रिबी बंगाल हुकूमत को नोटिस जारी किया है। ममता हुकूमत ने पेगासस जासूसी केस की तहक़ीक़ात के लिए एक कमीशन तश्कील दी थी। यह कमेटी बंगाल में फोन हैकिंग, ट्रैकिंग और फोन रिकॉर्डिंग के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात करेगी। इस मामले में एनजीओ ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी। इसमें कहा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की समाअत कर रही है तो कमीशन क्यों तश्कील दी गई। अर्जी में बंगाल हुकूमत के नोटिफिकेशन को मनसूख करने का मुतालबा किया गया है। तालिबान के डिप्टी लीडर और बानियों में से एक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मंगल की रात कतर से काबुल पहुंचे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कतर में जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। अब जबकि अफगानिस्तान में तालिबान ने मुकम्मल कंट्रोल का दावा किया है तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान वापस आ गए हैं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में हालात के मामूल पर आने का दावा किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक कई दुकानें दोबारा खुल गई हैं और ट्रैफिक पुलिस अपनी पोस्टों पर वापस आ गए हैं। वहीं अफगानिस्तान में हालात के मामूल पर आने का दावा किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक कई दुकानें दोबारा खुल गई हैं और ट्रैफिक पुलिस अपनी पोस्टों पर वापस आ गए हैं। فعلا خود طاعتمون هیچ کدام مشکل نیست. کاروبار تجارت روان است. انشالله میبینیم دیگه هر چی که رضای الله باشه. کاروبار است دیگه، امنیت است. فعلا از امارات اسلامی رضا هستیم. امنیت خوب است، مردم راحت است و کوشش دیگان کنن که هرچی مردم راحت‌تر باشه اون قدم و یا آسوده هستند با ما. اینمی آرزو رو داریم که از مقامات خواهشمند هستیم دیگه جنگ جدال تفنگ بگذارن، بیادر فامیل حاضر شوند به صلح که صلح به مردم بتونه که به یک جوی مواجه زندگی آرامی، فکر درست آرامی کنه در شهر افغانستان। कश्मीर से मुतल्लिक़ तालिबान का मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। ज़राए के मुताबिक तालिबान ने वाज़ेह किया है कि कश्मीर दो तरफा मसला है और ये अंदरूनी मामला है। तालिबान के मुताबिक कश्मीर के मामले में तीसरे फरीक की कोई गुंजाइश नहीं है।
अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पूरे खित्ते में काफी डर है। वादी कश्मीर के जिला कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले 2 कुंबे इस वक्त काबुल में फंसे हुए हैं। आदिल रसूल शेख बख्तार यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रहे हैं। उनकी अहलिया आसिया जान भी उनके साथ हैं। इसी तरह आसिफ अहमद शाह भी इसी यूनिवर्सिटी में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ट्वीट करते हुए कश्मीरियों की अफगानिस्तान से बहिफाजत वापसी की यकीन दहानी कराई है। मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया है कि उन्होंने MOS वजारत खारजा से इस ज़मन में राब्ता किया और उन्होंने प्रोफेसर आसिफ अहमद और प्रोफेसर आदिल रसूल की बहिफाजत वतन वापसी की यकीन दहानी कराई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में बेरोजगार नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नीलम पार्क में एहतजाज कर रहे थे। रियासत भर से नौजवान रोजगार की मांग को लेकर भोपाल आए थे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। तो अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, भोपाल में बेरोजगार नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नीलम पार्क में बेरोजगार नौजवान एहतजाज कर रहे थे, रोजगार का मुतालबा कर रहे थे। रियासत भर से नौजवान रोजगार की मांग को लेकर भोपाल आए थे। पुलिस ने इन नौजवानों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई, इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और ख़ास तौर से नौजवान काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि रोज़गार नहीं है। और इसी हवाले से भोपाल में बेरोजगार नौजवानों ने एहतजाज किया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नीलम पार्क में ये नौजवान एहतजाज कर रहे थे, रोज़गार के हवाले से एहतजाज कर रहे थे, मांग यही कि रोज़गार मिले। रियासत भर से ये नौजवान भोपाल आए थे। वहीं पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, गिरफ्तारियां हुई और कई लोग जख्मी भी हो गए। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। नीलम पार्क में इस वक्त कैसे हालात? हाँ, मोहसिन क्या रही इधर देख। मेहताब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तमाम लोग मौजूद हैं जी। मुनज़्ज़ा जो है आपकी आवाज़ आ रही है। यहाँ पर तमाम लोग खड़े हुए हैं और एहतजाज इस बात को लेकर थे कि पूरे मध्य प्रदेश यहाँ पर यूथ आए थे और ये लोग एहतजाज कर रहे थे, लेकिन एहतजाज के दौरान जो है पुलिस और उनके बीच जो है झुमा झटकी हो। देखिए ये पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद है, जिनको जो है ये देखिए ये चोट लगी है, वहाँ पर जो उनके बीच झुमा झटकी हुई थी। और यहाँ पर पुलिस ने जो है एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उनको जो है जेल भेजा गया है। ये तमाम लोग जो है पहले यहाँ पर जो आए थे, उन्होंने एहतजाज के लिए रोशनपुरा जो है चौराहे पर उनका ऐलान था, लेकिन वहाँ पे जब पुलिस ने इजाज़त नहीं दी तो भोपाल के नीलम पार्क में यहाँ पे लोग आए, लेकिन यहाँ पर एहतजाज के दौरान जो झुमा झटकी हुई तो पुलिस ने उस पर लाठी चार्ज किया और जो है 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जो है यहाँ से ले गए हैं। क्या कुछ मांगे हैं इन नौजवान की? देखिए इनकी मांगे ये है कि कोरोना के कहर में इनका मुतालबा ये है कि जो लोग जो रोजगार पे लगे हुए थे और उनको रोजगार चले गए हैं, हुकूमत को चाहिए कि उनको रोजगार दे। और उस मुतालबे को लेकर जो है यूथ जो है पूरे मध्य प्रदेश से यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उनको रोशनपुरा चौराहे पर एहतजाज करना था, लेकिन वहाँ पर जब मना किया गया तो ये तमाम लोग जो है भोपाल के नीलम पार्क पर है, जहाँ पर आप पुलिस को देख रहे हैं कि पुलिस जो है यहाँ पर पूरे पार्क को छावनी बना दिया है। और यहाँ पर जो पूरे मध्य प्रदेश से यूथ आए थे उनको गिरफ्तार करके यहाँ से जो है ले जाया गया है। और यहाँ पर जो सिर्फ पुलिस वालों के साथ कुछ जो चोटें आई है, पुलिस वालों की जो है जहाँ पे आपने देखा कि उनको चोट आई है। और इसके साथ जो है जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको यहाँ पर कई गाड़ियों से भर कर जो है वहाँ पर ले जाया गया है। और क्योंकि उनका मुतालबा यह है कि हुकूमत सिर्फ ऐलान कर रही है और ऐलान के दौरान उसने अब तक यूथ को रोजगार देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। और जिन लोग यूथ के रोजगार चले गए हैं उनको रोजगार देने का काम होना चाहिए। उस मुतालबे को लेकर पूरे मध्य प्रदेश से यूथ यहाँ पर पहुंचे थे। मुनज़्ज़ा, मेहताब, प्रोटेस्ट करने का राइट हर एक फर्द के पास रहता है। ऐसे में नौजवानों के मुतालबे, जाहिर सी बात है, महंगाई है, रोजगार नहीं है, तो ऐसे में नौजवान जो है परेशान है। तो क्या वजह है कि इतना सख्त रवैया अपनाया गया पुलिस की जानिब से? देखिए इसलिए कि
अगर आप आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ में उस मुतालबे को कर रहे हैं, तो जहाँ पर हुकूमत को आईना दिखाने का काम हो रहा है, तो हुकूमत क्यों इस बात को बर्दाश्त करेगी कि जो है आप यहाँ पर जमाए? क्योंकि अगर हुकूमत को आईना देखना होता तो इनको रोशनपुरा चौराहे से यहाँ पर हटा के नीलम पार्क में नहीं रखा। और नीलम पार्क में जिस तरह से एहतजाज के दौरान जो है जो खवातीन और मर्द यूथ जो आए थे उनके साथ जो जुमा झटकी हुई, पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया, उस लाठी चार्ज में जो है जहाँ पे पुलिस वालों को भी जुमा झटकी में चोट आई है, वहीं पर जो है कई यूथ जो है 1 दर्जन से ज़्यादा वो भी जख्मी हुए और उनको गिरफ्तार करके यहाँ से ले गए। क्योंकि उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत ने 1.5 साल में सिर्फ ऐलान तो किए हैं, लेकिन किसी यूथ को रोजगार देने की बात नहीं की गई। और यूथ ये चाहते हैं कि उनको रोजगार दिया जाए और हुकूमत जो है वो आईना देखना नहीं चाहती है। यही वजह है कि यहाँ पर वो सख्त कदम उठाया गया कि यहाँ पर पहले रोशनपुरा चौराहे पर इनको मना किया गया, उसके बाद नीलम पार्क में जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, हमारे पास देख रहे हैं पुलिस ने जो छावनी बना रखी है, यहाँ पर जो है वो लोग आए। लेकिन एहतजाज जब वो नारेबाजी कर रहे थे तो इस बीच पुलिस के बीच जैसे उनकी झड़प हुई और उनको यहाँ से जो है गिरफ्तार करके ले गया गया। बिल्कुल मेहताब, और वहीं जब कोविड की सिचुएशन जब से बनी रही है, शिवराज सिंह हुकूमत ने कई मीटिंगें भी की और तमाम तर सूरत हाल पर नज़र भी रखा गया है और ऐलानात भी किए गए हैं, तो क्या वजह है कि उन ऐलानात को जो है अमली जामा नहीं पहनाया गया और जो लोग परेशान हैं रोजगार के हवाले से उन तक कोई मदद क्यों नहीं पहुंची? देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात हम बता दें कि मध्य प्रदेश हुकूमत 2,10,000 करोड़ से ज़्यादा की कर्जदार है। हुकूमत अगर ऐलान करती है तो ऐलान तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन उसको अमली जो है जामा पहनाने में पैसे की जरूरत होती है। यही नहीं कि जो है 2 रोज पहले जो न्यूज 18 ने खुद खबर दिखाई थी कि भोपाल की जो गैस सानहे में वो खवातीन जो बेवा हुई हैं, वजीर आला शिवराज सिंह ने उनको ताहयात पेंशन देने का वादा किया था और वो कैबिनेट में भी पास हुआ, असेंबली में उसका बजट भी मंजूर किया गया, लेकिन उन बेवा खवातीन को आज तक पेंशन जारी नहीं की गई क्योंकि हुकूमत के पास जो है माली मुश्किलात है और 2,10,000 करोड़ से कर्जा है। अब अगर हुकूमत नए कदम उठाती है इस तरह के तो उसमें अलग से फंड की जरूरत होगी। यही वजह है कि हुकूमत उन मुश्किलात को ऐलान तो कर देती है, वक्ती तौर पर मसाइल का हल जो है दिखाई देता है कि हल हो रहे हैं, लेकिन वो मसला हल नहीं होता। यही वजह है कि बार बार लोग आते हैं, सड़कों पर आते हैं, चाहे हम कफन ओढ़कर एहतजाज करने की बात करें या आज नीलम पार्क में जो एहतजाज हुआ है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हुकूमत ने जो वादा किया था उस पर अमल नहीं हो रहा है। मेहताब आलम, गिरफ्तारियां हुई है नीलम पार्क में, तो ऐसे में क्या पुलिस उन पर मुकदमा भी दर्ज करेगी? किस हवाले से, किस तरह से उन पर कार्रवाई होगी? यकीनी तौर पर देखिए, जब यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है और फिर जो है जो कानून हाथ में लेने का मामला है और कोविड के ज़ाब्ते को जो खिलाफ वर्जी के जो मामला, ये तमाम मामले ऐसे हैं जिनको लेकर जो इस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि जब कोई लोग कहीं पर एहतजाज के लिए जमा होते हैं तो वहाँ पर वो तमाम अहकाम की जो पासदारी है वो नहीं हो पाती है। यहाँ पर जो लाठीचार्ज हुआ है, लाठीचार्ज में जो लोग गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाए गए हैं, उन सब लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। वही मेहताब आलम, हमने देखा है कि लगातार कांग्रेस जो है सरकार को निशाना बनाती आई है और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के भी काफी सियासत चली है हमारा मध्य प्रदेश में। देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो सियासत 2018 से तेजी से चल रही है, क्योंकि शुरू के 15 महीने में कमलनाथ हुकूमत थी, उसके बाद शिवराज हुकूमत आई है। अगर जो कांग्रेस कोई मुतालबा करती है, कोई एहतजाज करती है, तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कमलनाथ ने 15 महीने की हुकूमत में क्या किया, और वो अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो वो आईना दिखाने। लेकिन उनसे अलग हटकर अगर बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि हालात जो है दिगरगू है। यहाँ पर यूथ जो है एक बड़ी तादाद ऐसी है कि 15 महीने अगर पिछले साल से मार्च से अब तक की बात करें तो हम ये देखते हैं कि कोविड केयर में बहुत सारी कंपनियों ने यूथ को रोजगार से निकाल दिया है, बहुत सारे लोग रोजगार चले गए, मुश्किलात पैदा हुई हैं। ऐसे में उनके सामने सवाल यही है कि जिंदगी का पहिया, जिंदगी की गाड़ी कैसे चले। और बिल्कुल मेहताब आलम, लोग काफी परेशान हैं और खास तौर से नौजवान काफी ज्यादा परेशान है रोजगार के हवाले से। कोविड वबा के चलते लोग वैसे ही कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ा मसला है और महंगाई से वैसे ही लोग दो चार है। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम आज फिर बढ़े हैं। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा हुआ है। मुल्क की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी ने बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में कीमत फी सिलेंडर 859 रुपए 5 पैसे हो गई है, जबकि इससे पहले 834 रुपए 50 पैसे थी। आया उनकी विफलता सबके सामने आई और कल ही दंभ और अहंकार में चूर सरकार ने रसोई गैस का दाम 25 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिया है।
ये बढ़ोतरी अनैतिक तो है ही, असंवेदनशील बहुत है। और इसी के बारे में कुछ लाइन हम लोगों ने लिखी है, आप हमारे पीछे भी उसको पढ़ सकते हैं, और वो लाइन आपको 2 मिनट में जरूर हम लोग बोलना चाहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, गैस और चूल्हा वगैरह रखा है। महंगी गैस, महंगा तेल, महंगा है चूल्हा चौका, जनता को ठगने का नहीं छोड़ा है कोई मौका। फिर से डाल दिया है तुमने सबकी जेबों पर डाका, अच्छे दिन का वादा करके देते आए धोखे पर धोखा। मुद्दों से भटकाने के लिए बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से ध्यान कहां भटकाया जा रहा है? अलीगढ़ आज हरिगढ़ हो गया, अलीगढ़ आज हरिगढ़ हो गया। देखते ही देखते घरेलू गैस का सिलेंडर 1000 पार हो गया। आप दावा करते हैं कि आपके आने के बाद उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ पहले फेज में आपने फ्री कनेक्शन दिए और 1 करोड़ अब देंगे, कुल मिलाकर 9 करोड़। पता तो करिए वो 9 करोड़ खाली सिलेंडरों को भरवाने के लिए कितनी महिलाएं या गृहिणियां आगे आई हैं। खाली सिलेंडर पड़े हैं उनके घरों पर। जब कांग्रेस के समय में मात्र 400 रुपए सिलेंडर का दाम था, तो उनकी महिला मंत्री सिलेंडर पर लेकर सड़क पर आ जाती थी और कहती थी कि सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। लेकिन आज वही पंक्ति मैं कहूंगी कि बदलती तस्वीर इस भारत की हम सबके सामने है कि सैया तो बेरोजगार है, महंगाई डायन खाए जात है। वही महंगाई जो भाजपा जब विपक्ष में थी तो उनके लिए डायन थी, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो वही महंगाई उनके लिए डार्लिंग बनी पड़ी है। हर 15 दिन के अंदर लगातार एलपीजी सिलेंडर के दाम को बढ़ाना और जनवरी 2021 से लेकर अब तक 165 रुपए तक सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं मात्र 8 महीने में। आखिर ये सरकार चाहती क्या है? ये चाहती है कि इस देश के लोग भूखे नंगे होकर भीख मांगने के लिए सड़कों पर आ जाएं। उत्तर प्रदेश के एसपी एमपी मारूफ लीडर डॉक्टर शफीकुर रहमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। संभल के 3 लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। तालिबान की हिमायत में बोलने पर संभल थाना खासा में केस दर्ज हुआ है। बीजेपी के राजेश सिंघल ने एफआईआर दर्ज कराई थी। वाज़ेह हो कि शफीकुर रहमान बर्क ने अफगानिस्तान में तालिबान पर कब्जे का मुकाबला भारत में अंग्रेजों की हुकूमत से कर दिया था। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, बिल्कुल गलत है। जो मैंने कहा था ये अल्फाज कहे थे। जब मुझसे उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा मुझसे क्या ताल्लुक़, वहाँ के उस मुल्क से या तालिबान से मुझसे क्या ताल्लुक़। मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता। मैं कि मेरे मुल्क की जो पॉलिसी होगी अपने मुल्क के साथ ही बस ये बयान दिया मैंने। तो इसमें मैंने क्या जुर्म कर दिया? मैंने तो मना कर दिया उनसे। मैंने कि तालिबान से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला नहीं। तो मैं तालिबान के सिलसिले में मैं राय देने वाला कौन हूँ? मैंने कि मैं क्यों दूँ राय इसमें अपनी राय? मैंने कि मैं अपने मुल्क के साथ हूँ, मुल्क की जो पॉलिसी बनेगी ये जो होगा मैं मुल्क के साथ हूँ। बस ये तोड़ मोड़ का मेरा बयान गलत बयान किया गया। अब इस मामले में आप पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो मुकदमा दर्ज कर लें तो लेकिन मुकदमा सच्चाई पर चलाएंगे या ये जो झूठा मेरे खिलाफ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है इल्ज़ाम मेरे खिलाफ। मैंने कोई बयान ऐसा नहीं दिया। मैं ना तालिबान के साथ हूँ, मैं ना उनको अप्रिशिएट करता हूँ, ना उनसे मुझे कोई मतलब है गरज है वहाँ की पॉलिसी। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान की मुल्क की पॉलिसी से मुझे मतलब है।
अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा इक़्तिदार में आना हिंदुस्तान समेत दीगर ममालिक के लिए तशवीश का सबब है, क्योंकि माजी में तालिबान ने तंग नज़र और दक़यानूसी नज़रियात के साथ हुक्मरानी की थी, जिसकी वजह से न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पड़ोसी ममालिक के लोगों को भी मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ा। बेंगलुरु में आलमी उमूर के तजियानिगार मकबूल अहमद सिराज ने ये बात कही। काबुल और अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी पूरे जनूबी एशिया के लिए मैं समझता हूँ काफ़ी ख़तरे की घंटी है और ये तशवीश का बायस होनी चाहिए, क्योंकि तालिबान एक डार्क फोर्स है और इसे जमहूरियत, सिनफी मसावात, समाजी इंसाफ और प्लूरलिज़म यानी तकसीरियत, इस किस्म के कॉन्सेप्ट से इसका कोई वास्ता नहीं है। ये एक ऐसी जमात है जिसने एक ऐसी आइडियोलॉजी, नज़रियात को इख्तियार किया है जो इंतहाई दखयानूस हैं। एमपी में 4 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात से कबल गाय को लेकर सियासत शुरू हो गई है। शिवराज सिंह काबीना के वजीर हरदीप सिंह ने रियासत में गाय पालने को लेकर न सिर्फ कानून बनाने की बात कही है, बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया है कि जो अवामी नुमाइंदा इंतखाबात लड़ना चाहता है उसके लिए गाय का पालना लाजमी होना चाहिए और गाय नहीं पालने वाले शख्स का फॉर्म इलेक्शन कमीशन को रिजेक्ट कर देना चाहिए। वहीं भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने शिवराज सिंह काबीना के वजीर हरदीप सिंह के बयान पर कहा है कि उन्हें ऐसे कानून बनने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो लोग गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग करते हैं उनका क्या होगा। और अब तक रियासत में गाय के नाम पर जितने लोगों की मॉब लिंचिंग की गई है, क्या उन्हें कानून बनाकर सजा दी गई है? और आज भी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो किसान खेती क्रय विक्रय करते हैं, क्रय विक्रय तभी हो तो जब गौ माता पालें। जो 25,000 रुपये से जिनकी तनख्वाह ज़्यादा है, शासन की नौकरी करते हैं, उनसे 500 रुपये प्रति माह गौशाला में दिलाए जाएं। और जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ना चाहता है तो उससे गौ माता वाले उसे चुनाव लड़ने का अधिकार और उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। ये मेरी व्यक्तिगत मांग है। बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले इस बात की बीडी शर्मा जी और डंग जी गारंटी ले लें कि मॉब लिंचिंग का क्या होगा, उस पर क्या कानून बना। जो मॉब लिंचिंग गाय के नाम पर हुई थी उस पर कोई कानून बना क्या, या उनको सज़ा मिली? अगर ये उसकी गारंटी लेते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग इस काम को करने को तैयार हैं। तो बीजेपी का सियासी प्रोपेगेंडा है क्या? बीजेपी जब कोरोना में नाकाम हो जाती है, जब कोई चीज़ों में नाकाम हो जाती है, तो केवल यही काम करती है और उसके बाद दूसरा कुछ काम बचा नहीं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा, और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।